नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल अमित जीएस सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग सॉल्व कीजिएगा और लास्ट में आप लोग बताइएगा कि कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड हों उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। किससे ठीक किया जाता है? उत्तल लेंस प्रयोग करके, अवतल लेंस प्रयोग करके, समतल अवतल लेंस प्रयुक्त करके, समतल कांच प्रयुक्त करके। बताइए इसमें से सही आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसको कौन सा लेंस लगाया जाता है, उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है या फिर उसके आँख में कौन सा लेंस डाला जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए बता दीजिए किसका किसका यहाँ पे सही आंसर था। कमेंट में यस जरूर लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भूकंप की तीव्रता किसे मापी जाती है? किससे मापी जाती है? यहाँ पे सही करके लिख लीजिएगा, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? चलिए बताइए फटाफट। ऑप्शन है बैरोमीटर, पॉलीग्राफ, हाइड्रोमीटर और सिस्मोग्राफ। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर है। किसका किसका सही आंसर था आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। संवेग के संरक्षण का नियम, जड़ता का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, ऊर्ध्वाधर गति का नियम। बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो न्यूटन के गति का जो पहला नियम है वो जड़ता के नियम के नाम से जाना जाता है, जड़ता का नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप लोग जब बस में या फिर कभी गाड़ी पे बैठे होते हो और अचानक से गाड़ी चल पड़ती है तो आप पीछे की तरफ झुक जाते हैं, उसका रीजन होता है यही जड़ता का नियम। ठीक है, न्यूटन ने गति के पहले नियम में ये बताया था। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? बताइए, पृथ्वी पे हम लोग हैं और पृथ्वी 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है, लेकिन तब भी हमको अनुभव नहीं होता है इसका। क्योंकि यहाँ पर जब पृथ्वी अपने कक्ष पर घूम रही होती है तो पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य होती है। ठीक है, इसीलिए हमको पृथ्वी के लगभग इतने तेज़ गति का भी अनुभव नहीं हो पाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति क्या होती है? शून्य होती है। अगला प्रश्न, तेल जल के तल पर फैल जाता है। तेल जो है जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है, तेल जल की अपेक्षा कम घना है, तेल तल तनाव पानी से अधिक होता है, तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। बताइए सही उत्तर क्या है? यहाँ पर बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो बहुत लोगों के क्वेश्चंस जो हैं गलत होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस का मैं प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, तो साइंस और जीके जीएस के क्वेश्चंस का बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है तेल का तल तनाव पानी से कम है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि, बताइए मिट्टी का तेल पानी के ऊपर क्यों तैरता है? उसका रीजन क्या है? उसका घनत्व तो पानी के घनत्व से अधिक होता है या फिर उसका घनत्व तो पानी के घनत्व से कम होता है, उसका घनत्व तो पानी के घनत्व के बराबर होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए मैं ही बता देता हूँ, इसका सही उत्तर है उसका घनत्व तो पानी के घनत्व से कम होता है। ठीक है, जिसका घनत्व तो पानी के घनत्व से कम होगा वो पानी पे तैरने लगेगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस किस का आंसर यहाँ पर सही था आप लोग यस या फिर करेक्ट आंसर में करेक्ट जो है कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? कण के समान, तरंग के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, तरंग एवं कण दोनों के समान होता है प्रकाश विकिरण की प्रकृति। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? बताइए। सबसे अच्छा ये बताइए कि प्रकाश की गति जो है कहाँ पर, किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ठीक है, तो प्रकाश की गति जो है सबसे अधिक होती है निर्वात में। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया, प्रकाश की गति किसके बीच में सबसे कम होगी, न्यूनतम होगी? तो यहाँ पे कांच दिया है, निर्वात दिया है, जल दिया है, वायु दिया है। तो सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 1 कांच। ठीक है, कांच यहाँ पे करेक्ट आंसर। कांच में जो प्रकाश की गति होगी बहुत ही कम होगी, न्यूनतम होगी, इनमें से न्यूनतम होगी। अगला प्रश्न, दाढ़ी बनाने के लिए काम में कौन सा दर्पण लिया जाता है? बताइए। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लिया जाने वाला जो दर्पण है वो कौन सा दर्पण लिया जाता है? अवतल दर्पण लिया जाता है। ठीक है, वैसे कई जगह ये समतल दर्पण भी हो सकता है, लेकिन अगर अवतल दर्पण ना दिया हो तो समतल दर्पण आप लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी जो होता है उससे जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है? काल्पनिक और छोटा होता है या काल्पनिक और बड़ा होता है, वास्तविक और छोटा होता है या फिर वास्तविक और बड़ा होता है? सही उत्तर क्या है? तो खगोलीय दूरदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब जो है काल्पनिक होता है और दूसरा क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? बताइए, इनमें से कौन है जो केवल कार्बन से बना हुआ है? प्योर कार्बन है। ठीक है, केवल कार्बन के वहाँ पर परमाणु है और उन्हीं से बना हुआ है। केवलार, लेक्सॉन, ग्रेफीन और स्पाइडर सिल्क। सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है ग्रेफीन। ग्रेफीन जो है केवल कार्बन से बना हुआ पदार्थ है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही जानदार प्रश्न है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा या मिट्टी या राख या पानी? वैसे हम लोगों ने देखा है कि कभी भी कोई चीज़ हम जलाते हैं तो वहाँ पर क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, या राख बनती है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही उल्टा होगा, बहुत ही उल्टा होगा। हाइड्रोजन के जलाने से क्या बनती है? तो हाइड्रोजन को जलाने पर ऑक्सीजन नहीं, राख भी नहीं और मिट्टी भी नहीं, पानी बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? पानी बनता है। ठीक है, अब आप ये बताइए कि आप अधिकतर चीज़ों को जलाते हैं और उस पर पानी डालते हैं तो बुझ जाता है, लेकिन यहाँ तो पानी ही प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है? पानी बनता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है कभी भी जलेगी तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी, और जब भी हाइड्रोजन जलेगी तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? ये भी देखिए कितना शानदार प्रश्न है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? सोडियम वाष्प, कम दाब पर आर्गन गैस, कम दाब पर पारे की वस्तु। विकल्प 2 और 3 सही है। बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? कम दाब पर आर्गन गैस भरी जाती है या फिर कम दाब पर पारे की वस्तु, पारे की जो वाष्प है, यहाँ पे वस्तु नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर पारे की वाष्प। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 3 है उसमें कम दाब पर पारे की वाष्प है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरी जाने वाली जो गैसें हैं वो है आर्गन और पारे की वाष्प। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। विकल्प 2 और 3 सही हैं, यानी कि कम दाब पर आर्गन गैस भी भरी जाती है और कम दाब पर पारे की वाष्प भी भरी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक हाइड्रोजन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये है और ये है। ठीक है, 2 परमाणु
द्विबंध के द्वारा, दो बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, कितने बंध के? डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पे दो बॉन्ड हो गए, डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसे ही एक हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? CH2 CH2। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? C2H4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे घट जाएगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। और जिसमें सारे के सारे हाइड्रोजन और कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं वो एल्केन कहलाते हैं। और जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं वो एल्काइन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये उत्पन्न करता है। कैल्शियम कार्बाइड आप लोग दुकान से लेके आते हैं ना, ढेले की तरह एक पदार्थ है। ठीक है, वो क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड होता है, और उसको फलों को पकाने में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो कैल्शियम कार्बाइड होता है जब हम पकाने के लिए डाल देते हैं तो उसमें से कौन सी गैस रिलीज होती है? तो वो गैस रिलीज होती है, पहले बताइए आप लोग कौन सी गैस रिलीज होती है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा ही, पहले बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, और कमेंट करके फटाफट बता दीजिए कि कौन सी गैस जो है रिलीज होती है जिसकी वजह से फल जो है पकता है। चलिए मैं ही बता देता हूँ अब। ऑप्शन नंबर 3 जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, एसिटिलीन। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये क्या उत्पन्न करता है? एसिटिलीन गैस उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है? बताइए। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? रेशेदार कांच का, गन मेटल का, लेमिनेटेड कांच का, शीशा का। देखिए, ये जो यहाँ पे करेक्ट आंसर तो होगा लेमिनेटेड शीशा, लेमिनेटेड कांच। ठीक है, लेमिनेटेड कांच का मतलब क्या होता है? कई लेयर में ये कांच बनती है। ठीक है, कई लेयर में कांच बनती है और इसके बीच में कई एक आध चीज़ों का और प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से जैसे मोबाइल के ऊपर लेमिनेशन करते हैं तो मोबाइल जो है सेफ हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से कांच के ऊपर जब कई परतें बिछेंगी तो वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाता है, और जब भी कोई गोली चलाता है तो गोली को अपने अंदर फंसा लेता है। ठीक है, और आर पार नहीं जाने देता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो है लेमिनेटेड कांच। ठीक है, अगला प्रश्न, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है? ठीक है, जब आप दौड़ते हैं या ज़्यादा काम करते हैं तो थोड़ी देर बाद आपके मांसपेशियों में दर्द होने लग जाता है, थकान महसूस होने लग जाती है। उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे मांसपेशियों में क्या होता है? ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन होने लग जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन होने लग जाता है, जिसकी वजह से जब भी कहीं ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन होता है तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, और लैक्टिक एसिड जहाँ पे बनेगा, एसिड तो आपको पता ही है, एसिड थोड़ा क्या होता है, ये दर्दनाक होता है। ठीक है, हमारे मांसपेशियों के बीच में जब बन जाता है तो वहाँ पे दर्द महसूस होने लग जाता है और हम लोग थकावट महसूस करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए, मुख्यतः नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है इसे जमने से बचाने के लिए, पेट्रोल को जमने से बचाने के लिए, या फिर एंटी नॉकिंग रेट को घटाने के लिए, इसकी क्वथनांक को बढ़ाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है क्योंकि इंजन की जो एंटी नॉकिंग, इंजन में जो नॉकिंग होता है उसको कम करने के लिए, क्या? इंजन की नॉकिंग को कम करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर है, इसकी एंटी नॉकिंग रेट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? कौन निम्न में से कौन संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त प्लाज्मा या हीमोग्लोबिन? सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों डब्ल्यूबीसी। यहाँ पे डब्ल्यूबीसी है वाइट ब्लड कार्पसेल्स। ठीक है, जिनको हम श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। ये हमारे शरीर में एक
प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है, डेवलप करता है, ठीक है, जो बाहरी जीवाणुओं या बैक्टीरिया या वायरस का जो आक्रमण होता है उनसे हमारी रक्षा करता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।